हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स की फिल्मों के बारे में। जी हां, ताकि आप एमसीयू की तरह इस एनिमेटेड डीसी के यूनिवर्स को भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखें कि इस टाइमलाइन में जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स फिल्म को देखने के लिए आपको कौन कौन सी फिल्में देखना है, क्योंकि हर एक डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स की फिल्म इस जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। बल्कि इस लिस्ट में टोटल फिल्मों की बात करें तो ये गिनती है टोटल 16 फिल्मों की, जिसमें जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर भी इंक्लूड है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करें डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स के बारे में तो इन 16 फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहली फिल्म आती है जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, जिसका रिलीजिंग ईयर था साल 2013 का। यानी डीसी के इस एनिमेटेड यूनिवर्स को काफी लंबा चलाया गया है, जिसके बारे में ऑब्वियसली बाकी दूसरे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, खास करके एमसीयू फैंस को। और जी हाँ, कुछ ऐसे भी डीसी फैंस है जो डीसी की एनिमेटेड यूनिवर्स की फिल्में नहीं देखते, जो की अब इस एनिमेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि डीसी की एनिमेटेड फिल्मों को किस टाइमलाइन के हिसाब से देखना चाहिए, जिसमें अभी मैंने आपको इन 16 फिल्मों की सबसे पहली फिल्म बताई है। जिस फिल्म का जिक्र मैं अपनी बाकी दूसरी डीसी की वीडियोस में कई बार कर चुका हूं कि ये फिल्म एक तरीके से डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स को काफी ही अलग लेवल पर ले जाकर रखी है। जो गलती एक्चुअल में इस फिल्म में फ्लैश यानी कि बैरी एलन करता है, जो किसी भी कीमत में अपनी माँ को फिर से जिंदा देखना चाहता है, और इसी चक्कर में वो अपनी स्पीड की एनर्जी को यूज कर एक काफी जबरदस्त टाइम ट्रेवलिंग करता है, जिस वजह से जस्टिस लीग भी पूरी तरीके से बदल जाती है। कैसे, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी डीसी की एनिमेटेड यूनिवर्स की पहली फिल्म जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है जस्टिस लीग वॉर, जो फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स के एक साल बाद ही रिलीज की गई थी, यानी कि ईयर 2014 में। और इस फिल्म की कहानी पर थोड़ा नजर डाले तो इस फिल्म में हमें सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर एक होते हुए नजर आते हैं, यानी जस्टिस लीग का पूरा ग्रुप बनता है, जिनका बाद में सामना डीसी के यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन डार्कसाइड से होने वाला है। जी हाँ, डार्कसाइड की एंट्री हमें इस फिल्म में दिखाई गई है, और इसके अलावा साइबॉर्ग की ओरिजिन भी। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इस फिल्म में जस्टिस लीग की पूरी टीम की शुरुआत होती है, तो फिर आप दी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स फिल्म क्यों देखें? वेल, उस फिल्म को भी देखने का काफी अच्छा रीजन है, जो कि ऑब्वियसली है इन फिल्मों की कंटिन्यूटी। जी हाँ, ये सभी फिल्में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। शुरुआत में आपको वो चीज समझ में तो नहीं आने वाली, लेकिन जैसे जैसे डीसी एनिमेटेड का ये यूनिवर्स आगे बढ़ता जाएगा तो इन फिल्मों के कनेक्शन आपको काफी आसानी से समझ आ जाएंगे। इसलिए कंपलसरी इसके यूनिवर्स की पहली फिल्म दी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स देख लेना। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर आती है फिल्म सन ऑफ बैटमैन, जिसका रिलीजिंग ईयर जस्टिस लीग वॉर का ही है, यानी कि साल 2014 का। और टाइटल से ही ये बात भी क्लियर हो जाती है कि फिल्म का पूरा फोकस बैटमैन के बेटे यानी कि डेमियन के ऊपर है, क्योंकि अगर उस कैरेक्टर को भी क्रिएट नहीं किया जाएगा सही ढंग से, तो आगे इन कैरेक्टर्स को हम समझेंगे कैसे। तो बैटमैन को पता चलने के बाद बैटमैन किस तरीके का रिएक्शन दिखाएगा अपने बेटे डेमियन को लेकर, और उसका बेटा डेमियन अपने पिता ब्रूस वेन से क्या चाहता है और उसका क्या मकसद है, ये सारी डिटेल तो आपको इस फिल्म में ही देखने को मिलेगी। तो अब हम इस फिल्म से हटकर आते हैं इस लिस्ट की चौथी फिल्म, यानी कि जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ एटलांटिस पर। अब इस फिल्म के टाइटल के हिसाब से भी आपको इस फिल्म का प्लॉट काफी आसानी से समझ आ गया होगा। और इसके अलावा इस फिल्म के रिलीजिंग ईयर की बात करें तो इस फिल्म को एक साल बाद यानी कि साल 2015 में रिलीज किया गया था। और अब आ जाए फिर से फिल्म के प्लॉट पर, तो इस फिल्म के प्लॉट में हमें आर्थर यानी कि एक्वामैन की ओरिजिन दिखाई जाती है कि किस तरीके से वो एटलांटिस का राजा बना, और उसके भाई ओशन मास्टर के क्या प्लान है, जिसमें ब्लैक मेंटा क्या कर रहा है, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म जस्टिस लीग थ्रोन ऑफ एटलांटिस, जिसके टाइटल में जस्टिस लीग भी शामिल है, यानी कि आर्थर की मदद इस फिल्म में जस्टिस लीग भी करेगी ताकि वो एटलांटिस का राजा बन जाए। तो बढ़ते हैं इस लिस्ट की फिफ्थ फिल्म पर, जो की है बैटमैन वर्सेस रॉबिन, यानी कि ये फिल्म डायरेक्ट सीक्वल है डीसी यूनिवर्स की टाइमलाइन में आई हुई तीसरी फिल्म सन ऑफ बैटमैन का, जिसमें हमें अगेन बैटमैन और रॉबिन के बीच के इश्यूज दिखाए जाते हैं, यानी कि डेमियन के बीच के, जिसमें बैटमैन और रॉबिन एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बैटमैन हर बार अपने बेटे रॉबिन को समझाने की कोशिश करता है, रॉबिन यानी कि डेमियन अपने पिता की उन बातों को बिल्कुल ही गलत तरीके से समझता है। जिसके बाद इस फिल्म में कोर्ट ऑफ ऑल के काफी सारे मेंबर्स भी आते हैं, और इन ग्रुप में इंक्लूड टैलोन का कैरेक्टर भी है, जिन्हें हम बेसिकली फिल्म के विलेन ही कहेंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ ऑल के मेंबर बैटमैन और रॉबिन को अपने इस ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। जिसमें से कौन इस ग्रुप में शामिल होगा और कौन नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म बैटमैन वर्सेस रॉबिन। और हाँ, इस फिल्म के रिलीजिंग ईयर की बात करें तो इस फिल्म का रिलीजिंग ईयर भी साल 2015 का ही है। तो चलिए अब इस फिल्म से हटकर आते हैं डीसी की टाइमलाइन की सिक्स्थ फिल्म, यानी कि बैटमैन बैड ब्लड पर। और इस फिल्म का रिलीजिंग ईयर है साल 2016 का। और अगेन इस फिल्म के टाइटल से भी ये बात पता चलती है कि इस फिल्म की कहानी की कंटिन्यूएशन बैटमैन की स्टोरी लाइन से ही जुड़ी हुई है, जिसमें हम पूरी की पूरी बैट फैमिली को देखते हैं। और इस फिल्म के स्टार्ट के एक्शन सीक्वेंस में ही हमें ये दिखाया जाता है कि बैटमैन को मिस्टर हेरिटिक और उसके ग्रुप के लोगों ने मार दिया है, या फिर यूं कहूं कि किडनैप कर लिया है, क्योंकि बैटमैन का मरना डेफिनेटली फैंस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऊपर से फिल्म डीसी के यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन है, जिसमें आगे हमें बैटमैन का कैरेक्टर दिखाया गया है, इसलिए
इसलिए किडनैपिंग ही मेरे हिसाब से एक सही ऑप्शन होगा इस फिल्म के प्लॉट को आगे बताने के लिए, क्योंकि ये फिल्म बैट फैमिली के अलावा बैटमैन के आपसी झमेलों पर भी फोकस करेगी। यानी कि बैट फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उन सभी चीजों को इस फिल्म में क्लियर किया जाएगा और एक तरीके से बैटवुमन, नाइटविंग, बैटविंग और बैटगर्ल जैसे कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में दिखाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑब्वियसली डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की टाइमलाइन में आगे देखेंगे। तो बैटमैन ब्लड में किस तरीके की प्रॉब्लम बैट फैमिली को फेस करनी है वही सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म। तो अभी 6 पोजीशन से आते हैं 7 पोजीशन पर, जिस टाइमलाइन में आती है फिल्म जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस और इस फिल्म का रिलीजिंग ईयर भी साल 2016 का ही है। और अब फिल्म के प्लॉट की बात की जाए तो फिल्म की कहानी का पूरा फोकस जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटन ही है, जिस टीन टाइटन के ग्रुप में डेमियन को एडजस्ट करना है और उसके बाद उनकी टीन टाइटन टीम्स को जस्टिस लीग का सामना भी करना है, क्योंकि जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स ट्रिगॉन यानी कि रेवन के पिता के कब्जे में है। क्यों और किस लिए, उसी पर इस पूरी की पूरी फिल्म की स्टोरी बेस्ड है, जो आपको ऑब्वियसली देखनी होगी। और अब बात करें 8 पोजीशन की, तो 8 पोजीशन पर आती है फिल्म जस्टिस लीग डार्क। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको इस फिल्म को देखने से पहले डीसी की टाइमलाइन की 13वीं फिल्म कॉन्स्टेंटाइन सिटी ऑफ डेमन्स देख लेनी चाहिए। और इसका सिंपल और साफ रीजन है कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर, जिसकी पावर्स और इस कैरेक्टर के बारे में अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो आपको डार्क जस्टिस लीग में उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा कॉन्स्टेंटाइन की एंट्री पर। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन सिटी ऑफ डेमन्स देखने के बाद आपको ये पता रहेगा कि कॉन्स्टेंटाइन डीसी के यूनिवर्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब बेसिकली कॉन्स्टेंटाइन की इस फिल्म को जस्टिस लीग डार्क में कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी के बाद ही बनाया गया है, क्योंकि उस फिल्म से ही कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में, जिसके बाद जाकर स्टूडियो की तरफ से कॉन्स्टेंटाइन की फिल्म बनाई गई, जो हमें कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत ओरिजिन तो बताती ही है, जो हमें कॉन्स्टेंटाइन और बाकी कैरेक्टर्स के अलावा डीसी के यूनिवर्स की डार्क मैजिक की स्टोरी भी समझाते हैं कि इस यूनिवर्स में मैजिक को किस तरीके से यूज किया जाता है। और अब जबकि बात डीसी की टाइमलाइन की 13वीं फिल्म कॉन्स्टेंटाइन सिटी ऑफ डेमन्स की हो ही रही है, तो इस फिल्म के प्लॉट की भी थोड़ी बहुत डिटेल्स की बात कर लेते हैं। और हाँ, इसके अलावा इस फिल्म को डीसी के यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से कंपेयर भी किया जाए तो ये उस मामले में बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये फिल्म PG-13 की रेटिंग में नहीं बल्कि R रेटेड की कैटेगरी में आती है। तो आते हैं फिर से फिल्म की कहानी के प्लॉट पर, जिस कहानी में हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन अपनी पावर को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसके चलते उसके साथ काफी सारी अजीब सी चीजें हो रही है। और इसी बीच उसका दोस्त चैस उससे मदद मांगने के लिए आता है कि वो चलकर हॉस्पिटल में ये चेक करे कि उसकी बेटी कोमा में क्यों है। और जैसे ही जॉन कॉन्स्टेंटाइन को ये पता चलता है कि चैस की बेटी को किसी और डीमन ने कैद कर रखा है ताकि वो कॉन्स्टेंटाइन से कोई ना कोई काम करवा सके, जिसके लिए कॉन्स्टेंटाइन राजी होगा भी या नहीं, वही इस फिल्म की स्टोरी है, जिसमें आपको देखने के लिए काफी सारे खून खराबे मिलते हैं। और बाय द वे ईयर के हिसाब से देखें तो इस फिल्म को साल 2019 में रिलीज किया गया था। पहले तो ये हो गई कहानी डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की 13वीं फिल्म, जिसे मैंने इस लिस्ट में 8 पोजीशन पर रखा है। अब बढ़ते हैं 9 पोजीशन पर, जिस पर अब जाकर आएगी जस्टिस लीग डार्क फिल्म। और जी हाँ, जस्टिस लीग डार्क फिल्म भी डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की एक R रेटेड फिल्म है, जिसका रिलीजिंग ईयर है 2017 का। और फिल्म के टाइटल से हमें ये बात पता चल जाती है कि इस फिल्म में पूरा फोकस डार्क जस्टिस लीग पर किया जाएगा कि आगे चलकर कैसे इन्हें जस्टिस लीग की टीम का मेंबर बनाना है। और इसके अलावा फिल्म की सिचुएशन में हमें दिखाया जाता है कि शहर के लोगों को उनके करीबी रिश्तेदार और बाकी दूसरे लोग डीमंस के फॉर्म में दिख रहे हैं, जिसके चलते वो लोग खुद पर अपना कंट्रोल खो रहे हैं और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के पीछे कौन है, उसके बारे में जस्टिस लीग के टीम के मेंबर्स को कोई भी आइडिया नहीं है, सिवाय बैटमैन के, जो जल्दी ये समझ जाता है कि ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टेंटाइन को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें इन मुसीबतों से निकाल सकता है। जिससे वो लोग निकलेगी भी या नहीं, उसी पर यह फिल्म पूरी तरीके से फोकस करती है। तो अब आते हैं इस टाइमलाइन की 8 पोजीशन की फिल्म टीन टाइटंस द जूडस कॉन्ट्रैक्ट पर, जो कि आई थी ईयर साल 2017 में ही। तो इस फिल्म की कहानी का पूरा मेन फोकस अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो वो तो टीन टाइटंस है ही, जिन्हें किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट डेथस्ट्रोक को दिया गया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है और उसका मकसद इन टीन टाइटंस को किडनैप क्यों करवाना है, वो जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म, जो डीसी यूनिवर्स की बाकी 2 फिल्मों की तरह R रेटेड नहीं बल्कि PG-13 की रेटिंग की फिल्म है। तो इस फिल्म की कहानी को लेकर मैं इससे ज्यादा डिटेल आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला, इसलिए अभी 10 पोजीशन से हटकर आते हैं इस टाइमलाइन की 11 पोजीशन की फिल्म सुसाइड स्क्वाड हेल टू प्ले पर। और ये फिल्म आई थी ईयर 2018 में, और जी हाँ, ये फिल्म R रेटेड है। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी का फोकस अमेंडा वॉलर के एक मिशन पर है, जिस मिशन पे उसने अपनी सुसाइड स्क्वाड की टीम को भेजा है। और अगर सुसाइड स्क्वाड की टीम के मेंबर अमेंडा वॉलर का काम नहीं करेंगे तो टेक्निकली वो उनके सर में लगे हुए बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगी, जिससे उन सभी की वहाँ पर मौत हो सकती है। इसलिए ना चाहते हुए भी सुसाइड स्क्वाड के मेंबर को अमेंडा वॉलर का ये काम करना ही होगा, जिसमें सुसाइड स्क्वाड के टीम के मेंबर सक्सेस होगी भी या नहीं, यही इस फिल्म की स्टोरी है, जो फिल्म मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी। लेकिन अब जबकि ये फिल्म डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स की टाइमलाइन के हिसाब से 11वीं पोजीशन पर आती है, तो आपको तो ये फिल्म देखनी ही होगी। और उसके अलावा अगर आप सुसाइड स्क्वाड के टीम के मेंबर्स के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो इस फिल्म के बाद आपको डीसी एनिमेटेड स्टूडियो की तरफ से बनाई गई फिल्म बैटमैन असॉल्ट ऑन आर्खम असाइलम भी देखनी चाहिए, जो आई थी ईयर साल 2014 में। ये फिल्म डीसी एनिमेटेड फैंस के लिए एक काफी मस्ट वॉच फिल्म है और काफी अच्छी बनाई गई फिल्म भी, जिसे मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ही। लेकिन ये फिल्म डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और ये फिल्म R रेटेड की नहीं बल्कि PG-13 की कैटेगरी में आती है। तो चलिए अब इस 11th पोजीशन से हटकर आते हैं डीसी की टाइमलाइन की 12 पोजीशन की फिल्म द डेथ ऑफ सुपरमैन पर, जो कि आई थी ईयर
2019 में। अब टाइटल में ये बात कंफर्म कर दी गई है कि फिल्म का पूरा फोकस सुपरमैन की डेथ से रिलेटेड है, जिसमें हमें सुपरमैन और डूम्सडे की जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट के बाद एंड का रिजल्ट क्या होगा उस बारे में आप सभी को फिल्म के टाइटल के हिसाब से पता है, इसलिए ज्यादा डिस्कशन इस फिल्म के प्लॉट को लेकर करना ठीक नहीं होगा। तो अब इस टाइमलाइन में 13 पोजीशन की फिल्म की बात करने से पहले मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि जस्टिस लीग डार्क एपोक्लिप्स की जो फिल्म है वो एक आर रेटेड फिल्म है, और इसके पहले जितने भी फिल्म अब मैं आपको बताऊंगा यानी कि टोटल और 3 फिल्में, वो तीनों ही फिल्में PG-13 की है। खैर, तो एक्चुअल टाइमलाइन में देखा जाए तो इस टाइमलाइन में डेथ ऑफ सुपरमैन के बाद आती है फिल्म कॉन्स्टेंटाइन, जिसे मैंने इस टाइमलाइन के हिसाब से 8 पोजीशन पर रख दिया है, इसलिए यहाँ पर स्टोरी की कंटिन्यूएशन डेथ ऑफ सुपरमैन के बाद की फिल्म रेज ऑफ द सुपरमैन पर होगी, जिस स्टोरी का पूरा फोकस सुपरमैन की डेथ के बाद का दिखाया गया है कि उसके मरने के बाद मेट्रोपोलिस का अगला सुपरमैन कौन होगा और क्या सुपरमैन मरा भी है या नहीं, वही सारी की सारी डिटेल्स हमें इस फिल्म में देखने मिलती है। और हाँ, जस्टिस लीग का क्या होगा और वो लोग इस फिल्म में क्या कर रहे हैं उसकी भी डिटेल आपको इस फिल्म में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस टाइमलाइन की 14 फिल्म बैटमैन हश पर, जो कि आई थी यह साल 2019 में ही, और फिल्म के टाइटल में ही हश को लगाया गया है, जो कि बैटमैन के यूनिवर्स का एक ऐसा विलन है जो गौतम सिटी के सारे विलन्स को बैटमैन के पीछे लगा देता है, यहाँ तक कि सुपरमैन भी उसके इस जाल में फंस गया है। और क्या बैटमैन हश के इन ट्रैप से निकलेगा भी या नहीं, यही इस फिल्म की स्टोरी है। और देखा जाए तो इस फिल्म में बैटमैन की गौतम सिटी के सारे विलन्स को भी इंक्लूड किया गया है, और बैटमैन की फैमिली के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी, जिन्हें फिल्म काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर भी करती है, इसलिए बैटमैन फैंस के लिए तो ये एक मस्ट वॉच फिल्म है ही। और बातें हैं इस लिस्ट की 15 फिल्म वंडर वुमन ब्लड लाइन्स पर, जिसका रिलीजिंग ईयर अगेन 2019 का ही है। और फिल्म के टाइटल से हमें ये भी पता चलता है कि फिल्म का पूरा फोकस सिर्फ वंडर वुमन और थेमिस्कीरा पर ही किया गया है, जिसकी थोड़ी बहुत डिटेल हमने वंडर वुमन की लाइव एक्शन फिल्म में भी देखी है, यानी ये फिल्म आपको ज्यादा नया ऑफर कुछ नहीं करेगी। तो ये है डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की कंप्लीट टाइमलाइन, जिसकी आखिरी 16वीं फिल्म जस्टिस लीग डार्क एपोक्लिप्स वॉर है, और यहाँ से डीसी का ये एनिमेटेड वर्जन पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाता है। खैर, तो अब आपकी क्या राय है डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की इन सभी फिल्मों को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने डीसी की टाइमलाइन की इन सभी की सभी फिल्मों को देखा भी है या नहीं। और उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए अपनी अगली वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो के लिए आपको करना होगा वेट। अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा तो मेरे चैनल पर बाकी और दूसरे कंटेंट की वीडियो भी अपलोड है, जिन्हें देखकर आप टाइम पास तो कर ही सकते हो। तो तब तक के लिए बाय।